बल्कि प्रतीक है हमारे मुल्क का। हमारे पुरखों ने बनाया था हमारा संविधान, हमारा आईन। ये वो आईन है जिसमें खुद को देखकर संवार सकते हैं और सुधार भी सकते हैं। 1857 की क्रांति के दौरान भारत के सिपाहियों ने भी अपना एक संविधान बनाने की कोशिश की थी। उनका विद्रोह तो जल्दी ही दबा दिया था, लेकिन आजाद भारत बनाने का सपना न दबा था न हारा था। संविधान बनाने में 3 वर्ष लगे। अंत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 448 अनुच्छेद का संविधान हमारे सामने है। यूं तो संविधान बनाते समय कई सारे मुद्दों पर चर्चाएं हुई, लेकिन एक मुद्दा जिस पर सबसे ज्यादा चर्चाएं हुई वो है भाषा। किस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दे, इस पर दक्षिण से लेकर उत्तर तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक के सदस्यों के साथ वाद विवाद हुआ। अंत में अयंगर मुंशी कमेटी का गठन हुआ, जिन्हें ये कार्य सौंपा गया कि एक ऐसे भाषा का चयन हो जिससे भारत की एकता कायम रहे। उस कमेटी की रिपोर्ट कुछ इस प्रकार है। Rises to speak on this language question, I would request that he should not let fall a single word or expression which might hurt or cause offense. Mr. Gopalaswamy Iyengar will move the first amendment number 65. Sir, opinion has not always been unanimous on this question. There was, however, one thing about which we reached a fairly unanimous conclusion, that we should select one of the languages of India as the common language of the whole of India. चलो इंग्लिश तो गई, अब देखते हैं कौन सा लैंग्वेज आता है सर। The final decision is that we should adopt Hindi as the language for all official purposes of the Union under the Constitution. The subsidiary decisions were that we had to keep English going for a period of 15 years until Hindi could establish for itself a position in which English stands today. So, I move that the official language of the Union shall be Hindi in the Devanagari script, and the form of numbers shall be the international form of Indian numerals. So, the whole world, with 1 or 2 exceptions, have adopted the international form of the Indian numerals. It is but right that we should keep in step with the whole world, or it should really be the other way. The whole world is already in step with us, who really gave these numerals to the world. Here. Now, sir, a few words regarding the language of the courts. Lawmaking and law interpretation require an amount of precision, and a number of expressions and words have acquired a certain definite meaning. And until we reach that stage in regard to the Hindi language, and I do not think at present Hindi language is anywhere near it, my own feeling is that English language will last in forms of bills and laws and interpretation of such laws, but not for much longer than 15 years. मतलब सभी सदस्यों ने ये स्वीकार किया कि 15 वर्ष तक अंग्रेजी का उपयोग करेंगे और उसके बाद पूर्णतः हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाएंगे और अंग्रेजी का उपयोग पूर्णतः खत्म कर देंगे। लेकिन आज 2021 है और आज भी यदि कोई पूछे कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, तो संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। संविधान में राजभाषा का उल्लेख आता है, लेकिन राष्ट्रभाषा का नहीं आता। संविधान में भाषाई अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक है
उन अनुच्छेदों का क्रियान्वयन के लिए 1950 से लेकर 2020 तक सभी सरकारों ने निम्नलिखित कार्य किए। 1952 में कर्मचारियों का हिंदी प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया। 1960 में हिंदी टंकन तथा हिंदी आशुलिपि का अनिवार्य प्रशिक्षण दिया गया। 1960 में ही हिंदी शब्दावली का निर्माण किया गया। 1977 में केंद्रीय हिंदी समितियों का गठन हुआ। 1971 में केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो का गठन हुआ। 1975 में राजभाषा विभाग का गठन हुआ। 1983 में राष्ट्रीयकृत बैंकों में यांत्रिक और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा हिंदी तकनीकी कक्ष की स्थापना हुई। 1985 में केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान का गठन हुआ। 1946 में इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार के माध्यम से लोगों में जन जागृति उत्पन्न की। 2005 में हिंदी फॉन्ट कोड कन्वर्टर, अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश, हिंदी स्पेल चेकर को वेबसाइट पर उपलब्ध करवाया। संसदीय राजभाषा समिति ने हिंदी को लोकप्रिय बनाने के लिए 117 सिफारिशें दी थी। 2018 में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE ने हिंदी माध्यम से इंजीनियरिंग की शिक्षा की अनुमति दे दी। 2019 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने सभी निर्णयों का हिंदी तथा अन्य 5 भारतीय भाषाओं में अनुवाद प्रदान करना प्रारंभ कर दिया है। अगर हम भारत सरकार की वेबसाइट देखेंगे तो सभी कार्य पूर्णतः हिंदी में करने का प्रयत्न कर रहे हैं। राजभाषा विभाग भारत सरकार ने लर्निंग इंडियन लैंग्वेजेस विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस LILA नाम के मोबाइल एप्लीकेशन मृदु उपागम को प्रारंभ किया है। इस मृदु उपागम से देश भर में विभिन्न भाषाओं के माध्यम से जन सामान्य को हिंदी सीखने में सुविधा और सरलता होगी तथा हिंदी भाषा को समझना, सीखना तथा कार्य करना संभव हो सकेगा। और भारत सरकार ने जो भी अधिनियम बनाए हैं, चाहे इनकम टैक्स एक्ट, कोड ऑफ क्रिमिनल कंडक्ट, वे सभी की सभी अधिनियम अब अपनी अपनी भारतीय भाषाओं में भी छपते हैं। यदि हम इनकम टैक्स एक्ट की बात करें, इनकम टैक्स रिटर्न, ऑडिट रिपोर्ट हम हिंदी में भी सरकार को दे सकते हैं। ये आपके सामने इंदौर IIT 2018 की ऑडिट रिपोर्ट है। इनके चार्टर्ड अकाउंटेंट ने, CA ने इस रिपोर्ट को 2 भाषाओं में बनाया है। मतलब हर सरकार ने हिंदी भाषा के जन उपयोग के लिए कई सारे कार्य किए, लेकिन अब बारी है जनता की। मेरी, आपकी, हम सब की। अगर ठान ले तो एल्सेस और लॉरेन प्रांत जैसे भारत में भी भारतीय भाषाओं के प्रति सम्मान बढ़ाकर रहेंगे। CBSE से संबंधित विद्यालयों में 12वीं कक्षा के अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ द लास्ट लेसन नामक एक कहानी है। इस पाठ के लेखक प्रसिद्ध फ्रांसीसी उपन्यासकार अल्फोंस डुडेट है। इस कथा की पृष्ठभूमि उस समय से संबंधित है जब बिस्मार्क के नेतृत्व में प्रशिया यानी वर्तमान में जर्मनी, पोलैंड, ऑस्ट्रिया में जो विभक्त है, तो प्रशिया ने फ्रांस को हराकर एल्सेस और लॉरेन नामक प्रांतों को अपने अधीन कर लिया था। उस समय वहां के स्कूलों में जर्मन की पढ़ाई अनिवार्य कर दी गई थी और फ्रेंच का उपयोग प्रतिबंधित कर दिया गया था। जिस दिन कस्बे के एक स्कूल में फ्रेंच भाषा का अंतिम पाठ पढ़ाया जा रहा था, उस समय सभी विचलित थे। अध्यापक अंतिम पाठ पढ़ाते हुए बताते हैं कि जो देश दास बन जाता है
यदि वहाँ के निवासी अपनी मातृभाषा को स्मरण रखते हैं तो समझिए कि उनके हाथ में इस दास्ता के कारागार से मुक्ति की चाबी आ जाती है। स्वभाषा परतंत्रता के ताले की चाबी है, परंतु आज स्वतंत्र भारत में दास्ता की भाषा में पढ़ने पढ़ाने की तो होड़ ही लग गई है। क्या परतंत्र रहना हमारा स्वभाव तो नहीं बन गया है? आप लोग क्या केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए विद्यालय आते हैं? नहीं, साथ में आप संस्कार की भी मांग करते हैं। तो छात्राओं, भाषा के बदलने से नैतिक संस्कार भी बदल जाते हैं। हिंदी में बड़े को आप, बराबरी वालों को तुम और छोटों को तू कहने की सुविधा है, लेकिन क्योंकि पाश्चात्य लोगों में संस्कार तथा नैतिकता का अभाव रहता है तो उनकी भाषा में सबके लिए एक ही आदर सूचक शब्द है YOU, यू। अर्थात हिंदी हमारी रिश्तों की भी भाषा है। अंग्रेजी सीखिए, पर अंग्रेजियत की नकल कर अंग्रेजी संस्कृति के गुलाम मत बनिए। अंग्रेजी और अंग्रेजियत में अंतर है, उस अंतर को समझिए, उसे बनाए रखिए तथा अपने ऊपर अंग्रेजियत को मत हावी होने दीजिए एवं अपने भीतर पीढ़ियों से रहने वाली मातृभाषा की प्रकृति को मिटने मत दीजिए। वो अंतर मिटेगा तो आपकी भाषाएं मिट जाएगी, संस्कृति मिट जाएगी, ज्ञान मिट जाएगा, हमारी परंपरा मिट जाएगी, इतिहास मिट जाएगा और आपकी पहचान भी हमेशा के लिए मिट जाएगी। आप तो कुछ सालों के बाद दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन आपकी आने वाली पीढ़ियां हमेशा के लिए मानसिक गुलामी में फंस जाएंगी। इस पर ध्यान दीजिए, ज्ञानी बनिए, बुद्धिमान बनिए, गुलाम मत बनिए, स्वाधीन बनकर रहिए। अंग्रेजी सीखिए पर अंग्रेजियत से दूर रहिए। हम जिस देश में रह रहे हैं उस देश की भाषाओं का सम्मान करिए, वो हमारी पहली माँ है। मैं समझती हूँ इस परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए मानस तैयार नहीं होता। जब भारत को आजाद करना था 1700-1800 शताब्दी की बात करें तो लोगों को ये समझ ही नहीं आ रहा था कि हमें ये लोग गुलाम बना रहे हैं। जो सामान्य आम जनता थी उन्हें ये लग रहा था कि ये तो हमें सभ्य बनाने के लिए आए हैं। लेकिन जब लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक घर घर जाकर पैदल भ्रमण कर पूरे भारत में उन्होंने लोगों को ये एहसास दिलाया कि हम पर गुलामी हो रही है, फिर उन्होंने स्वदेशी का आंदोलन चलाया जिसके तहत गणेश उत्सवों को आज हम भारत में मनाते हैं। 1850 के पहले गणेश उत्सवों का कोई संबंध भारत से नहीं था। उसके बाद से ये गणेश उत्सवों का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। उसमें क्या करते थे, गणेश उत्सवों के माध्यम से ये लोग सब इकट्ठा होते थे और स्वदेशी के लिए नियोजन करते थे, क्योंकि उस समय तो ऐसा भी कानून था कि 10 लोग से ज़्यादा एक स्थान पर अगर कोई व्यक्ति इकट्ठा हो जाता है तो उसको जेल में डाल देंगे। लेकिन भगवान के नाम पर अगर इकट्ठा हो रहे तो उसके लिए कोई प्रावधान नहीं था। इसके लिए गणेश उत्सवों का उस समय से प्रचलन प्रारंभ हुआ, लेकिन उसके पीछे का अभिप्राय था स्वदेशी आंदोलन। तो वैसे ही आज की स्थिति है। भले ही हमारा देश आजाद हो गया है, लेकिन हम गुलाम हैं उनकी भाषा से। विश्व में 195 देश हैं, उसमें से इन अंग्रेजों ने करीबन 80 देशों पर राज किया है। उनको स्वतंत्र करने के लिए जब वे छोड़कर गए तो अपनी सभी चीजें वहां छोड़कर गए। तो अब उस देश और देशवासियों पर निर्भर था कि उन्हें उनका देश किस प्रकार चलाना है। अंग्रेज जिस प्रकार के नियम कानून बनाकर गए हैं उसके आधार पर चलाना है या फिर उन देश की जो प्राचीन संस्कृति रही है उसके आधार पर चलाना है, ये निर्णय उस समय देशवासियों को लेना था। बहुत ही अचंभा होता है जब हम इतिहास के पन्ने पलटकर ये देखते हैं कि सभी देशों ने अपनी अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा, चाहे वो फ्रांस हो, जर्मनी हो,
चाइना हो, जापान हो, न्यूजीलैंड हो, स्विट्जरलैंड हो, डेनमार्क हो, फिनलैंड हो, सभी देशों ने अपने संस्कृति और अपने भाषा को ही राष्ट्रभाषा बनाया और संस्कृति के आधार पर अपने देश का संविधान बनाया। लेकिन हम भारतवासियों ने शुरू से ही, अगर हम भाषा की बात करें तो उस भाषा को सहज स्वीकार कर लिया है। स्वीकार करने में भी कोई समस्या नहीं, पर समस्या तब आती है जब छोटे छोटे नन्हे बच्चों पर माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा लादी जाती है। वो बेचारा बालक जब पहली बार विद्यालय आता है, वो विद्यालय में आते समय एक भाषा घर से सीखकर होता है, वो होती है उसकी भारतीय भाषा। अब उसको इन विद्यालयों की परिस्थितियों से स्वयं को समायोजन करना, और अगर उसी में हम अंग्रेजी माध्यम का बोझ उस पर डालेंगे तो शुरुआती स्तर पर तनाव बढ़ता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि वो ये शिक्षा से दूर भागेगा, वो पढ़ाई नहीं करना चाहेगा। और यही स्थिति हमारे भारत के नवयुवाओं यानी आप लोगों के साथ हो गई है। हम बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं कि अंग्रेजी की जरूरत कितनी है, कहां पर है, लेकिन हमने अंग्रेजी को एक स्टेटस मान लिया है। हम समझते हैं कि अंग्रेजी आना मतलब बहुत ही पढ़ा लिखा वर्ग है। कोई 10-12 वाक्य क्या अंग्रेजी में अपने सामने झाड़ दे तो हमें लगता है कि वाह क्या बुद्धिमान लड़की है ये सोच, ये विचार सब बेबुनियादी है। इनसे ऊपर उठना होगा। और बच्चों, आज हम नहीं उठेंगे तो हम कब ऊपर उठेंगे? यही असली शिक्षा है। और भारत जो कि विकसित देश होना चाहिए था, लेकिन अब विकासशील के स्तर पर आता है, मूल कारण भाषा है। इसलिए आज के इस गणतंत्र दिवस पर हम सब ये संकल्प लें कि जब भी मोबाइल के माध्यम से लिखित संदेश किसी को भी भेजने का काम होगा तो हिंदी को देवनागरी में लिखकर भेजेंगे, रोमन में नहीं। ऐसा मैं नहीं कहती हूं, ऐसा अमिताभ बच्चन जी कहते हैं। अपने छोटे भाई बहनों को भारतीय भाषाओं के माध्यम वाले विद्यालय में ही अध्ययन कराएं। आप जब भी उच्च शिक्षा प्राप्त करें तो प्रयास करें कि अपनी भारतीय भाषाओं में ही प्राप्त करें। कुछ महीने दिक्कतें आएंगी, स्वाभाविक है, लेकिन विषय की संकल्पना की नींव मजबूत बनेगी। अपने हस्ताक्षर हम हिंदी में करें। फोन उठाते समय हेलो इस शब्द को छोड़कर नमस्ते, प्रणाम आदि शब्दों का प्रयोग करें। अंग्रेजी सीखें, लेकिन एक भाषा के रूप में, माध्यम के रूप में नहीं। अपनी माँ, मातृभूमि, मातृभाषा का दिलो जान से सम्मान करें, क्योंकि एक राष्ट्रहित चिंतक का कहना है कि राख की नींव पर निर्माण फिर भी संभव है, किंतु किसी विदेशी भाषा की नींव पर राष्ट्र निर्माण असंभव है, असंभव है। अगर आपको अपने देश के प्रति थोड़ा सा भी गर्व है, थोड़ा सा भी सम्मान है और अपने देश के लिए यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो बस ये एक ही काम है जिसको आप जिंदगी भर के लिए ठान लीजिए, अपनी भाषाओं में हर कार्य को करेंगे। जय हिंद, जय भारत।